अभी इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। मुद्दा यह नहीं कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेजा गया है। मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूं। मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सामने जब देखते हैं कि जस्टिस बेला त्रिवेदी बैठी हुई हैं, तब वो कहते हैं कि हम मजिस्ट्रेट के कोर्ट जाएंगे और वहां पर रिमांड को लेकर कानूनी जद्दोजहद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो अविश्वास है वो शॉकिंग है, कुछ जजेस को लेकर। मैं दोहरा दूं, कुछ जजेस को लेकर। और आज जब बीआरएस नेता कविता को लेकर जिरह हो रही थी और जब कपिल सिब्बल पहुंचे अदालत के सामने, तब बेला त्रिवेदी की अदालत ने कहा कि आप निचली अदालत में जाएं बेल के लिए। क्या आप जानते हैं उस वक्त कपिल सिब्बल ने क्या कहा? कपिल सिब्बल ने कहा कि मिलॉर्ड्स, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो देश की न्यायपालिका को स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी के बारे में इतनी बड़ी बात कपिल सिब्बल ने कह दी। मगर आज विपक्ष लगातार कह रहा है कि यह अघोषित आपातकाल है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से हिरासत में ले देना, इस तरह से उनके घर में घुस के उन्हें गिरफ्तार कर लेना, कानूनी कार्रवाई पूरी होने से पहले, सबूत जुटाने से पहले इस तरह से गिरफ्तार कर लेना। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा शून्य है, जीरो है, कुछ नहीं है। मगर आज इंडिया गठबंधन को यह फैसला करना है कि जिस तरह से एक एक करके उसके नेता को जेल में डाला जा रहा है, उन्हें आगे की क्या रणनीति बनानी है। मैं आपको बता दूं, आज अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। पार्टी के नेता यह तक कह रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्यों के साथ विपक्ष के नेताओं को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसकी क्या हकीकत है, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर क्या कहा तेजस्वी यादव ने आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। राजनीतिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादा को एनडीए सरकार ने तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों की अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं। जैसा कि हम सब ने पटना और मुंबई में खुलकर ऐलान किया था, हम डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, अखिलेश यादव भी सामने आए। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। जाए और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी भी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भर्त्सना करती हूं, आलोचना करती हूं। जो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो आगे कहती हैं कि मैंने उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल से बात की और अपनी ताकत, अपना समर्थन उन्हें जतलाया। यह बहुत ही शर्मनाक है जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है सीबीआई और ईडी द्वारा। और दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े हुए लोग लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह लोकतंत्र पर एक हमला है।
उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से मिलेगा और इस मुद्दे को उठाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने डेरेक ओब्रायन और नदीम उल हसन को इस बात के लिए चुना है और वो चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं। दोस्तों, पार्टी के नेता गोपाल राय ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि उनके परिवार को नजरबंद किया जा रहा है और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहां पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूं। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से किसी को नहीं पता है। जहां तक मुझे पता है दोस्तों, मेरी वहां मौजूद रिपोर्टर्स से बात हुई है, उनका यह कहना है कि देखिए, दिल्ली पुलिस या ये कहा जाए जांच एजेंसीज ने वहां पर पूरा पहरा दिया हुआ है। तो वहां मौजूद कुछ रिपोर्टर्स का यह कहना था कि यह जरूरी नहीं है कि हर किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, यह पूरी तरह से सच ना हो। मगर पूरी तरह से सच क्या है मैं आपको बताता हूं। किस तरह से आतिशी मरलेना को, जो कि पार्टी की नेता मंत्री हैं, किस तरह से दबोच कर ले जाया जा रहा है। उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। ये आपके सामने तस्वीरें हैं जो इस बात की बानगी हैं कि उन पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें उन पर किस तरह से दबिश डाली जा रही है और बाद में उन्हें बस में भर दिया गया। ये तस्वीरें उनकी बानगी हैं। सुनिए क्या कह रही हैं आतिशी। इसी तरह से पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया, यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता इस वक्त सड़क पर हैं क्योंकि इस वक्त पार्टी अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। उसके तमाम बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, जिसका मतलब क्या है समझिए दोस्तों, 2 महीने का वक्त नहीं रह गया है। चुनाव जो हैं वो सिर पर हैं। पार्टी के नेता रह ही नहीं जाएंगे जमीन पर चुनावी कैंपेनिंग करने के लिए। एक एक करके सभी नेताओं को, उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को जो है जेल में डाल दिया गया है, जबकि इस वक्त आचार संहिता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने जब जिरह हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा और उसके जवाब में ईडी के वकील ने क्या कहा। अभिषेक मनु सिंघवी आपके स्क्रीन पर। रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है। अन्य कानूनों के विपरीत मैं पहले से ही अपराध का दोषी हो गया हूं। जमानत के प्रावधानों को भी इतना सख्त कर दिया गया है। ईडी साबित करे आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है। गिरफ्तारी करने की शक्ति होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास गिरफ्तारी करने की अनिवार्यता है, यानी कि आपको गिरफ्तार ही करना है। अभिषेक मनु सिंघवी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या है। इसके जवाब में ईडी ने क्या कहा। ईडी ने इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया और क्या दलीलें पेश की हैं आपकी स्क्रीन पर। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता दिया गया था। वहीं सुनवाई के दौरान एएसजी ने आरोप लगाया कि शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। केजरीवाल ने ही इस भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा है। एएसजी राजू ने बताया कि एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिया था, यानी कि सरकारी गवाह। और इसी मुद्दे पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। आगे ईडी क्या कहता है। हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपया गोवा ट्रांसफर किया गया। न केवल बयान बल्कि सीडीआर से भी इसकी पुष्टि होती है। हमने मनी ट्रेल की भी जांच की है। गोवा में पैसा 4 रास्तों से आया था। कृपया भारी मात्रा में नकदी के आदान प्रदान पर ध्यान दें। लिंक मौजूद हैं, ये लोग नियमित संपर्क में हैं। आरोपों की पुष्टि गोवा के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी की है। इस व्यक्ति को नकद भुगतान भी किया गया। उन्हें नकद कहां से मिली, यह सवाल पूछा जा रहा है। मगर आपने गौर किया होगा, सरकारी गवाह। अब खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि बीआरएस की नेता कविता, वो भी शायद सरकारी गवाह बन सकती हैं। हालांकि उस मामले में आज अदालत में बहुत दिलचस्प बात हुई दोस्त। सामने बेला त्रिवेदी थी, जस्टिस खन्ना थे, और जब
कविता की बेल को नामंजूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहकर कि आप निचली अदालत में जाएं, तब कपिल सिब्बल ने कहा कि मिलॉर्ड्स, इस दौर का भी इतिहास लिखा जाएगा और जो न्यायपालिका कर रही है ना, उसे स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखे थे। आर्टिकल 14 में एक लेख आया था जिसे पत्रकार सौरव दास ने लिखा था। इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी संवेदनशील केसेस हैं वो जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास जाते हैं। राजनीतिक तौर पर संवेदनशील केसेस इन्हीं के पास जाते हैं। कभी कभी रहस्यमय तरीके से कुछ मामलों को इन्हीं की अदालत में डाल दिया जाता है। सौरव दास ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि जिस तरह से बेला त्रिवेदी को अहम केसेस सौंपे जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अपने दिशा निर्देश हैं 2017 और 18 के, उनको पलटा जा रहा है। रोस्टर्स को लेकर पलटा जा रहा है। और मास्टर रोस्टर्स कौन है? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। जस्टिस बेला त्रिवेदी के बारे में मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि ये जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त लॉ सेक्रेटरी थी, यानी कि उस वक्त वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके फैसलों का इससे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि भाई दर्शक होने के नाते आपको भी तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है। आज कटघरे में अदालतें हैं कि आखिर क्या वजह है कि कुछ जजेस के कोर्ट्स के प्रति, उनकी अदालतों के प्रति विश्वास इतना खत्म हो जाता है। क्योंकि याद कीजिए, बेला त्रिवेदी के सामने उमर खालिद का मामला भी आया था और उस दौरान भी कपिल सिब्बल ने मामला जो है विड्रॉ कर लिया था। जजेस को कहा था नहीं, हम निचली अदालत में मामला ले जा रहे हैं। यह अप्रत्याशित है दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब आप अदालत जाते हैं तो आप पूरी विश्वास के साथ जाते हैं कि आपको न्याय मिलेगा, मगर क्या हो रहा है ये सबके सामने स्पष्ट है। और आज ईडी से भी सवाल, क्या ईडी का कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करना है? क्या ईडी का कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के भ्रष्टाचार के मामलों को नजरअंदाज करना है? क्या ईडी का कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ उन पत्रकारों को परेशान करना है जो सत्ता से सवाल करते हैं? यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि ईडी का काम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर रेड मारना रह गया है। सबसे बड़ी बात, जब कोई विपक्ष का नेता भाजपा में शामिल हो जाता है तब ईडी ये तमाम केसेस को ड्रॉप कर दिया जाता है। सीक्रेट चुनावी चंदे के लिए रेड्स मारे जाते हैं, दबाव डाला जाता है और उसके बाद यह सबूत सामने उभर कर आता है कि वो लोग गुप्त चुनावी चंदा देते हैं। यह सब क्या हो रहा है? क्या ईडी का काम सिर्फ यही रह गया है? विपक्ष कह रहा है कि यह अघोषित आपातकाल है। हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या सबूत है कोई नहीं जानता है। कानूनी प्रक्रिया से पहले ही सालों साल लोगों को सड़ाया जा रहा है, विपक्ष को सड़ाया जा रहा है। आपने कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल रहे हैं। मैंने कल ही कहा था, अभी केजरीवाल गए हैं, अगला नंबर किसका है? और मैंने आपके सामने 3 राजनेताओं के नाम भी गिनाए थे। भाजपा चाहती है कि उसके और जीत के बीच में कोई रुकावट ना आए, जो भी आए रौंद दो, क्योंकि वो जानते हैं उन पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। आम जनता की आंखों पर धर्म का चश्मा है, धर्म का धतूरा उसने चाटा हुआ है। मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं नहीं भूला हूं जब नारे लगाते हैं अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही, तो वो तालियां बजाते हैं। याद है आपको इंडिया टुडे के समारोह में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नारे लगा रहे थे और नीचे अरुण पुरी और कल्ली पुरी तालियां बजा रहे थे। यह हालत तो इनकी हो गई है। जब गृह मंत्री अमित शाह इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, गुप्त चुनावी चंदे पर आधी अधूरी जानकारी दे रहे होते हैं तो इनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं होती है उनके बयानों को चुनौती दे, क्योंकि वो लोग अमित शाह के सामने कांप जाते हैं, डर जाते हैं। यही हालत इस पूरी मीडिया का हो गया दोस्तों। और आज ये शख्स दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी अन्ना हजारे, इस आदमी के बारे में इसे एक जमाने में लोगों ने नई सहस्राब्दी का महात्मा बताया था। आज देखिए इसकी क्या दुर्दशा हो गई है। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर यह पूरी तरह से चुप है और आज
केजरीवाल को ये गाली दे रहा है। ये हैं अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी। बहरहाल लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, मगर आप सब जानते हैं ये नया इंडिया है, ये संगोल युग है, ये न्यू डेमोक्रेसी है, ये अमृतकाल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।